नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जी। शुरुआत करते हैं खबरों की। कोरोना की दूसरी लहर के घातक असर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठकों का दौर जारी है और आज पीएम मोदी 9 राज्यों के अधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे। इस दौरान राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। बैठक में हिसार के डीसी भी शामिल होंगे। यह बैठक सुबह करीब 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। कोरोना के खिलाफ पीएम का महाप्लान। बीमारी से रण में प्रधान सेवक का प्रण। कोरोना पर जीत के लिए सबसे बड़ा संवाद। हर हाथ साथ, अब कोरोना पर आघात। कोरोना की दूसरी लहर में पीएम मोदी बेहद सक्रिय हैं। वो लगातार राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हैं। पीएम मोदी कोरोना से लड़ने के लिए देश की जरूरत के हिसाब से उचित फैसले ले रहे हैं। चाहे ऑक्सीजन के आपातकाल के दौरान देश भर में पीएम केयर फंड से 550 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला हो, या फिर देश भर में ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने का फैसला, विदेशों से मदद लेने का फैसला हो, या फिर वैक्सीन के उत्पादन के लिए 4 और कंपनियों को चुनने का फैसला हो, पीएम मोदी दिन रात देश में कोरोना से उपजे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और उससे निपटने के लिए प्रभावी फैसले लेने में देर नहीं कर रहे। यही वजह है सबसे ज्यादा आबादी वाला दुनिया का दूसरा देश ऑक्सीजन के आपातकाल से इतनी जल्दी बाहर निकल आया। और अब पीएम मोदी ने देश भर में जिला स्तर पर कोरोना को कंट्रोल करने के लिए महाप्लान तैयार किया है, जिसके तहत पीएम मोदी आज और कल इन 2 दिनों में 19 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उन राज्यों के 100 जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। आज पीएम मोदी कुल 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उन राज्यों में 46 जिलों के डीएम से संवाद करेंगे। आज पीएम मोदी तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। इस दौरान इन 9 राज्यों के 46 जिलाधिकारी भी जुड़ेंगे। वहीं बुधवार यानी 20 मई को पीएम मोदी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पुदुचेरी, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, केरल और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों और जिलाधिकारियों से संवाद करेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी कोरोना से ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों में जिलावार कोरोना के हालात से वाकिफ होकर वहां के हालात के मुताबिक जरूरी सहायता और रोकथाम पर चर्चा करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने सोमवार को देश भर के डॉक्टरों से कोविड-19 पर उनके सुझावों और अनुभवों के बारे में संवाद किया। पीएम मोदी ने कोविड केयर में लगे डॉक्टरों के समूह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इस दौरान देश भर के डॉक्टर मौजूद थे। डॉक्टरों ने इस खतरनाक महामारी से निपटने के दौरान के अपने अपने अनुभवों को पीएम के साथ साझा किया और अपनी ओर से महामारी को हराने के लिए सुझाव भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर पंजाब के गांवों में फैल रहे कोरोना के खात्मे की तैयारी पंजाब सरकार ने की है। इसी कड़ी में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह सरपंचों से बातचीत कर गांवों में फैल रहे कोविड की ताजा स्थिति की जानकारी लेंगे। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरपंचों के साथ मंथन करेंगे। आपको यह भी बताएं कि पंजाब के गांवों में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। पंजाब में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और पंजाब में एक दिन में कोरोना के 6,947 नए मामले आए हैं। पंजाब में एक ही दिन में कोरोना के 194 मरीजों ने दम भी तोड़ दिया है, लेकिन 24 घंटे में कोरोना के 8,552 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं और पंजाब में अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 73,616 हो गई है। पंजाब में अब तक कोरोना के 12,086 मरीजों ने दम तोड़ दिया। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि उन्होंने जीएमसी पटियाला में 400 क्रिटिकल कोविड मरीजों का इलाज कर रहे एक्सपर्ट डॉक्टर सीबिया से बात की। इनके ज्यादातर मरीज लेवल 3 के हैं। सीएम ने डॉक्टर सीबिया की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हुए लोगों से गुजारिश की है कि शुरुआती लक्षण दिखने पर तुरंत इलाज करना शुरू करें ताकि बीमारी के गंभीर रूप धारण करने से पहले इसकी रोकथाम की जा सके। Dr. Saab, I'm sorry you're very overworked now. नहीं sir, everything's going on fine sir. ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? Sir, there are upwards of 400 now sir.
And are they in the level 3 types, or what are they? Yeah, the majority of them are level 3, and we are also having about 60 to 70 patients over and above them who are post-COVID also, sir. I see. Who are also sick, requiring oxygen, sir. No, post-COVID, also post-COVID you need oxygen? Yes, sir. Very many patients, they require sir ICU care, oxygen therapy. Even sir, साढ़े को patients के यहाँ के जड़े 2-2 महीने तो बाद discharge हुए हैं sir. And they come back? नहीं sir, जब 11th day ऐसी test कराने patient negative हो जाता है, then we take him to the clean area. Although he requires oxygen or ICU care, so they remain over there for about 10 days, 15 days, and few of them have also lasted 2 months, sir, in the clean areas, sir. They do require oxygen care, treatment, everything, sir. Well, Dr. Sabha, you are all doing a great job. Anything I can do to help? So thank you, sir. So all the encouragement from you we need, sir. No, any medicines you require? Have you got everything that you need? Yes, sir. Yes, sir. We have, sir. कदे डॉक्टर साहब कदे लोड पवे किसी गल दी प्लीज मैनू तुसी रिंग कर देना दिस नंबर इस नंबर से कर देना सन प्लीज। हाँ, और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चंडीगढ़ में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। चंडीगढ़ में 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। अब 24 मई से पहले से तय जो पाबंदियां हैं वो इसी लागू रहेंगी। इस दौरान भी तो नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। चंडीगढ़ के प्रशासक ने हाई लेवल मीटिंग के बाद लॉकडाउन बढ़ाने का ये फैसला लिया। बात हरियाणा की करते हैं। कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है यहां से आई है। दरअसल राज्य में 24 घंटे में कोरोना के 14,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि एक ही दिन में कोरोना के 7,488 नए मामले आए हैं और 24 घंटे में कोरोना से 114 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले अब 8,83,161 हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को कोरोना को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपातकालीन बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर खास जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना के जिन मरीजों के पास होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में बने आइसोलेशन सेंटर में भेजा जाए। साथ ही निर्देश दिया कि सभी पंचायतें अपने गांव में बने आइसोलेशन सेंटर्स में हर सुविधा की व्यवस्था कराएं। अधिकारियों ने बताया है कि हरियाणा में अब तक ब्लैक फंगस के 100 से अधिक मामले आ चुके हैं। इसके इलाज के लिए 4 मेडिकल कॉलेज चिन्हित किए गए हैं और इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इस बीमारी के इलाज के लिए जरूरी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखा जाए। साथ ही उन्होंने कहा कुछ दवाइयां केंद्र सरकार से भी आएंगी। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के स्वास्थ्य जांच के लिए गठित 8,000 टीमों में से 2,500 टीमें गांवों का दौरा कर चुकी हैं और लगभग 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या को कवर कर चुकी हैं। इन टीमों को 30,000 से ज्यादा पल्स ऑक्सीमीटर और 10,000 से ज्यादा थर्मल स्कैनर भी दिए गए हैं। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कोरोना और किसान आंदोलन को लेकर बात हुई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा हिसार विवाद मामले की केंद्रीय नेतृत्व को जानकारी दी गई है। सीएम ने बताया कि हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों के लिए वैक्सीनेशन के इंतजाम भी किए गए हैं। ये जानकारी केंद्रीय स्तर पर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ब्लैक फंगस के लिए दवा इंपोर्ट कर रही है, जिसके बाद दवा के आवंटन को लेकर योजना बनाई जाएगी। प्रदेश की सारी जानकारियां उनको देना हमारा काम रहता है। तो आज मुख्य रूप से 2 ही विषय, चाहे वो कोरोना का विषय था, सारी हमारी तैयारियां और आगे आने वाले जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में सब उन्होंने बताया, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और वो इस बात से सहमत हैं कि कम से कम इस प्रकार के काम के लिए तो विरोध करना उचित नहीं बनता है, लेकिन फिर भी उन्होंने किया है। और वो भी मैंने बताया कि कल शाम को आपस में पुलिस के लोगों से और किसान नेताओं की बातचीत हो गई, इसमें से आगे के लिए उन्होंने इसको स्थगित किया है। अब देखते आगे कैसे करते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दावा किया है कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि दवा, ऑक्सीजन और इंजेक्शन की कमी से किसी की जान नहीं जानी चाहिए। जेपी दलाल ने कहा कि संकट के समय में राजनीति करने के बजाय एकजुट होकर मानवता की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि निजी खर्च पर अमेरिका से मंगवाए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंच चुके हैं, जिन्हें जल्द जरूरतमंद अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा। हरियाणा ने इस संकट का बड़ा बखूबी मुकाबला किया है। जल्दी से जल्दी हमने ऑक्सीजन उपलब्ध कराई है। भिवानी जिले के अंदर मुख्यमंत्री 2 तारीख को आए थे, उस वक्त 2.5 मीट्रिक टन अलॉट हुई थी।
आज से हमारा जो है टैंक जो पूरे भरे हुए हैं दादरी और सिरसा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के गांव चौटाला में ग्रामीणों ने पंचायत का आयोजन किया। इसमें प्रशासन की तरफ से एसडीएम भी मौजूद रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में कोरोना से बचाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने के चलते 40 लोगों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन के अंदर व्यवस्थाएं नहीं की गई, दुरुस्त नहीं हुई तो महापंचायत बुलाकर आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। इसके अलावा गांव में गंदे पानी की समस्या का भी समाधान किए जाने की मांग रखी गई। प्रशासन ने गंदे पानी की समस्या को जल्द ही दूर कर लेने का भरोसा दिया है। आज चौटाला गांव में एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी कोविड टाइम की दूसरी सेकंड वेव में मेरे चौटाला गांव में 40 मौत हो चुकी है, जिसमें एक दिन तो 8 मृत्यु हुई है लोगों की कोविड की वजह से। उसके बाद में मेरे गांव में पीने का पानी नहीं था। पिछले 2 महीने से ट्यूबवेल का पानी दिया गया। जो ट्यूबवेल का पानी था वो खारा था, जिससे मेरे गाँव में 1500 लोग बीमार हो गए चौटाला गाँव के अंदर, जिसमें लोगों को टाइफाइड डायरिया हो गया। और प्रशासन से लोगों ने गुहार लगाई, प्रशासन नहीं गया। फिर लोगों ने मेरे संपर्क किया, मेरा गांव होने की वजह से हमने वहां पंचायत करी और उस पंचायत में 3 अधिकारियों को बुलाया गया। सोनीपत जिला पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने गीता भवन चौक पर पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया। इस दौरान कोविड नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों से बात कर उनकी चालान भी काटे गए, सख्ती भी उन पर बरती गई। एसपी जशनदीप सिंह ने बताया कि पिछले 15 दिनों के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 245 केस दर्ज किए गए हैं और 270 लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा गया है। एसपी ने कहा कि कोविड नियमों को पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाएगा ताकि कोरोना को काबू किया जा सके। अम्बाला में अब पुलिस कोरोना मरीजों की मदद में जुट गई है। अम्बाला में पुलिस घर घर जाकर मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है और दिन या रात लोगों की सुरक्षा में हमेशा डटी है पुलिस। और जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई से संबंधित मैसेज उनके पास पहुंचता है, तुरंत पुलिसकर्मी रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यालय पहुंचते हैं और वहां से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जरूरतमंद तक पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, मरीज के घर ऑक्सीजन पहुंचाते ही पुलिसकर्मी अपने आला अधिकारियों को भी इसकी सूचना देते हैं। पुलिस की इस पहल से लोग भी काफी खुश हैं। हिमाचल में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और हिमाचल में एक दिन में कोरोना के 3,546 नए मामले आ गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 58 मरीजों ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि हिमाचल में 24 घंटे में कोरोना के 3,760 मरीज ठीक हुए हैं और अब तक कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 36,633 है। हिमाचल प्रदेश में अब तक कोरोना के 2,369 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अब तक कोरोना के 1,24,750 मरीज स्वस्थ हुए। और हिमाचल प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। सोमवार को पहले दिन 12 जिलों में 213 केंद्रों में 22,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में 18 से 44 आयु वर्ग के वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने शिमला, हमीरपुर, नाहन और ऊना की हैं। ऊना में 18 से 44 आयु वर्ग के वैक्सीनेशन के लिए 16 जगहों पर सेंटर बनाए गए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट से 73 लाख डोज की मांग की है, लेकिन राज्य को अभी तक 1,07,620 डोज मिली हैं। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को 31 मई तक सोमवार और गुरुवार के दिन 5 चरणों में वैक्सीन लगाई जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट से जैसे ही और डोज मिलेगी, अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण की शुरुआत की और इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन के मामले में हिमाचल देश भर में आगे चल रहा है। 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग को सोमवार और वीरवार को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। अब तक प्रदेश में 21,50,000 डोज लगाई जा चुकी है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कोविड रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपना नाम दर्ज कराने वालों को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं युवाओं में भी कोविड वैक्सीन लगवाने को लेकर काफी उत्साह दिखा है। वैक्सीन लगवाने पहुंचे युवाओं ने इसे जरूरी बताया और सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की। अभी तक हमको हिमाचल प्रदेश को वैक्सीन की जो डोजेज जो उपलब्ध हुई है, 1,07,000 वैक्सीन हमको उपलब्ध हुई है और जिसको हमने प्लान किया है और उसमें हमने ये भी तय किया कि लोगों को कठिनाई ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ में जिनको हमारा संदेश जा रहा है और किस जगह उनको वैक्सीन करना है
तो उस साइट पर उनको आने के लिए जो है वो संदेश जब जाता है, मैसेज आता है, उसके बाद फिर उस तरह से हम इस वैक्सीन को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं मरीजों को मानसिक तनाव से बाहर निकालने के लिए शिमला के डीडीओ अस्पताल में कोविड पॉजिटिव मरीजों के लिए म्यूजिक सिस्टम की शुरुआत की गई है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इसका शुभारंभ किया। म्यूजिक सिस्टम अस्पताल को ये दिया गया है और ताकि मरीज संगीत सुनकर ही तनाव से मुक्त हो सके। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कोविड पॉजिटिव होने पर कई बार मरीज मानसिक तनाव में आते हैं और खुद को अकेला महसूस करता है। इससे बीमारी में ठीक होने में ज्यादा समय लग जाता है। मरीजों को मानसिक तनाव से बाहर निकालने के लिए डीडीयू में म्यूजिक सिस्टम की सराहनीय पहल हुई है। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के हमारे जो आज ट्रीट कर रहे हैं डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ नर्सेस, सभी जो लोग हैं वो सारी सेवा करते हैं। उनको जो दवाई लगती है, ऑक्सीजन लगती है, वो सबका प्रबंध करते हैं, खाने का प्रबंध है, बाकी सब चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी दिमाग पर जो है वो एक अच्छा असर जो है वो मनोरंजक असर जो है पड़े, इसके लिए जितने भी यहाँ पर कमरे हैं जो कोविड के लिए डेडिकेट किए हुए हैं, उसमें एक म्यूजिक सिस्टम लगाने का जो है वो यहाँ के एमएस ने और इनके साथी सभी डॉक्टर्स ने और स्टाफ ने जो है वो तय किया। और जगरांव मुठभेड़ में फरार चल रहे चारों गैंगस्टर जयपाल भुल्लर, जसप्रीत सिंह, बलजिंदर सिंह, दर्शन सिंह को पंजाब के मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में डाल दिया गया है। इनकी जानकारी देने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। जयपाल भुल्लर की जानकारी देने पर 10 लाख, जसप्रीत सिंह की जानकारी देने पर 5 लाख और बलजिंदर सिंह और दर्शन सिंह की जानकारी देने वालों को 2-2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि इन चारों ही गैंगस्टर्स पर जगरांव में 2 पुलिसकर्मी की हत्या का आरोप है। बेदबी और गोलीकांड को लेकर एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू की प्रतिक्रिया आई। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर कहा वो 6 नवंबर 2018 से बादलों को चुनौती दे रहे हैं कि वो वोट बैंक की राजनीति के लिए गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेदबी करने वाले डेरा प्रमुख का साथ देने के मामले में सफाई दी। इन तथ्यों पर सुखबीर बादल का क्या स्टैंड है, वर्षों से उनका जवाब नहीं सुना। कि क्यों होया, ਇਹ ਕੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜੀ ਦਾ ਆਦੀ ਅਨੰਤ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ, ਦੱਸੋ ਵੀ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਰੇਮ ਕੀਤੀ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੀ ਗਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਗਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੀ।